हो गया? हाँ जी, सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 अपन लोग कर चुके थे, बोलो ना हाँ। 143 सबसेक्शन 1 में क्या किया था? ऑडिटर के बारे में, ऑडिटर के राइट्स एंड ड्यूटीज किए थे। एक कोड बनाया था, कोड का नाम क्या था? बेसिक सेलिंग प्राइस ऑफ लोन। बी स्टैंड फॉर, बहुत बढ़िया, शाबाश, बुक एंट्रीज। सेलिंग, एस स्टैंड फॉर सेल ऑफ सिक्योरिटी एट अ प्राइस लेस देन द परचेज प्राइस। ये देख देख के बोल रहे हो, ये याद है। पी स्टैंड फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ, आगे क्या था? लोन्स। लोन्स का मतलब लोन्स एंड एडवांसेस, और उनके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं। चलिए, लेट अस प्रोसीड नाउ टुवर्ड्स सेक्शन 143 सबसेक्शन 2। सेक्शन 143 सबसेक्शन 2। वन 143 सबसेक्शन 2 शुरू कर सकता हूं? चलिए, सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 ये क्या कहता है जी? ऑडिटर अपनी रिपोर्ट बनाकर किसे देता है जी? मेंबर्स को देता है। तो लिखिएगा, ऑडिटर to report to members on accounts so examined. Auditor to report to the members on the accounts so examined, यानी कि ऑडिटर अपनी रिपोर्ट बनाकर किसे देगा? मेंबर्स को देगा। बढ़ गया खून। सेक्शन 143 सब सेक्शन 3, कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या आएगा? कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट लिख दो जी, पेंडिंग। सवाल उठा किस लिए पेंडिंग? क्योंकि लॉ के बच्चे भी बैठे हैं यहां पर। लॉ के लिए बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है, ऑडिट के लिए रेलेवेंट है। ऑडिट में ये कॉन्सेप्ट अभी नहीं करने वाला, इस कॉन्सेप्ट को बाद में किया जाएगा, बुक में से ही करवा दिया जाएगा ये। तो इसलिए अभी ये कॉन्सेप्ट को पेंडिंग, क्योंकि लॉ के लिए रेलेवेंट नहीं है, ऑडिट के लिए रेलेवेंट है। ऑडिट में इसमें क्वेश्चन बनने के पूरे चांस होते हैं, बट अभी हम इस हालत में नहीं पहुंचे कि इस कॉन्सेप्ट को करने लायक बन जाएं और इस ऑडिट रिपोर्ट का पार्ट क्या होता है ये समझ पाएं, तो इसलिए अभी के लिए पेंडिंग है। फिलहाल लॉ में इस पे क्वेश्चन नहीं आता। सेक्शन 143 सब सेक्शन 4, अगर मान लीजिए ऑडिटर को पता लगा कि कंपनी में गड़बड़ चल रही है, कैश दिखाया जा रहा है बैलेंस शीट के अंदर 10 लाख, जबकि कैश पड़ा ही नहीं है 10,000 का भी। अगर ऐसी गड़बड़ कंपनी में चल रही है तो ऑडिटर क्या करेगा? मेंबर को बताएगा। कैसे? ऑडिट रिपोर्ट के थ्रू। क्या मैं कह सकता हूं ऑडिट रिपोर्ट में वो नेगेटिव कमेंट लिखेगा? अबे क्या हो रहा है? ऑडिट रिपोर्ट में वो नेगेटिव कमेंट लिखेगा? बोलो हाँ या ना। जब ऑडिट रिपोर्ट में ऑडिटर अपने कमेंट लिखता है, नेगेटिव कमेंट लिखता है, तो इस इसे कहा जाता है ऑडिट रिपोर्ट को उसने क्वालिफाई किया है। एडवर्स कमेंट लिखे हैं या फिर क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट, या फिर एडवर्स कमेंट लिखे हैं उसने ऑडिट रिपोर्ट के अंदर। भाई साहब, अगर एडवर्स कमेंट आए हैं तो इसका मतलब खामियाजा मैनेजमेंट को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि शेयर होल्डर अब छोड़ेंगे नहीं। चलिए, जैसे कि अभी क्या हुआ था
डेलॉइट जब ऑडिट करने गए थे, डेलॉइट ऑडिट करने गए थे किसका? फोर्टिस हॉस्पिटल का। शायद मैंने कहानी सुनाई है कि नहीं सुनाई है? 450 करोड़ रुपए की हेराफेरी हुई थी। 450 करोड़ रुपए सिंह ब्रदर्स, जो कि फोर्टिस के हेड थे, मैनेजमेंट में थे, अब खैर दोनों निकल गए, एक भाई तो खैर जेल में भी चला गया, दोनों चले गए हैं शायद, दोनों जेल में आज की डेट में। तो 450 करोड़ रुपए का डेलॉइट को जवाब नहीं दे पा रहे थे। डेलॉइट ने कहा हम ऑडिट रिपोर्ट साइन नहीं करेंगे जब तक हमें 450 करोड़ रुपए नहीं बताए जाएंगे। उन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन दी नहीं। डेलॉइट ने ऑडिट रिपोर्ट साइन करने से मना कर दिया था कि हमें पहले एक्सप्लेनेशन दो, हमें अपनी ऑडिट रिपोर्ट में डालना है कि क्या हुआ। यानी कि ऑडिट रिपोर्ट में नेगेटिव कमेंट उन्हें डालना था, बट डालोगे तो तब ना जब आपको सर्टेन होगा कि हाँ जी सही में डिफॉल्ट हुआ है, या फिर वो जवाब नहीं दे पा रहे। वो जवाब ही नहीं दे रहे थे तो उन्होंने ऑडिट रिपोर्ट पे साइन ही नहीं किया। और इस तरीके से फोर्टिस का केस आज की डेट में, मैंने एक संस्था का नाम बताया था SFIO, याद है? सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। ये वो संस्था है जो कि बहुत ही भयंकर फ्रॉड होते हैं जो इंडिया में, जैसे IL&FS का घोटाला हुआ, 91,000 करोड़ का घोटाला, इसका इन्वेस्टिगेशन कौन कर रहा है? सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। ये क्या है? ये क्या है सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस? मैं कह सकता हूं कि ये जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज होती हैं जो कॉर्पोरेट फ्रॉड्स को देखती हैं, इनमें सबसे टॉप मोस्ट संस्था है जिसका नाम है सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, जो कि IL&FS स्कैम को देख रही है। बट फिलहाल वापस आते हैं अपने पॉइंट पर। तो मैंने कहा जी अगर मान लीजिए ऑडिटर को कुछ गड़बड़ नजर आई तो ऑडिटर नेगेटिव कमेंट लिखेगा ऑडिट रिपोर्ट में। इस ऑडिट रिपोर्ट को क्या कहा जाता है? क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट। और इस नेगेटिव कमेंट को क्या कहा जाता है? एडवर्स कमेंट्स। ठीक है, तो चलिए लिखेगा कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। तो मैंने कहा जी पेंडिंग है, फिर 143(4) auditor shall also disclose in his report reason for any qualification. कि किसी कोई अगर एडवर्स कमेंट आया है तो उसका रीजन क्या है, ये ऑडिटर को मेंशन करना पड़ेगा। फिर आता है जी 143 सबसेक्शन 5। ये इतने छोटे छोटे से ही सबसेक्शन हैं। मुझे बताइए गवर्नमेंट कंपनीज में ऑडिट रिपोर्ट किसको सबमिट होगी? कैग भी आएगा कि नहीं? बोलो ना। इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी oblique company owned or controlled by CG/SG/CG plus SG, auditor to submit his report to controller and auditor general. यानी कि ऑडिटर विल सबमिट हिज रिपोर्ट टू द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। सेक्शन 143 सबसेक्शन 6। सेक्शन 143 सबसेक्शन 6। जितने बड़े बड़े स्कैम हुए, 2G स्कैम, ये स्कैम, कोल स्कैम, यहां पे क्या हुआ था? ऑडिट करने कौन गए थे? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। ऑडिट तो ऑब्वियसली यही करेंगे, और कौन करेगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने जब ऑडिट किया था तो अपनी रिपोर्ट सबमिट की किसको? कैग को। अब जब 2G स्कैम की चर्चा करें, विनोद रॉय साहब को जब रिपोर्ट सबमिट की गई थी तो विनोद रॉय साहब ने उस रिपोर्ट को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा मुझे इस ऑडिट रिपोर्ट को दोबारा फ्रेम करके दो और मुझे ये बताओ कि तुम्हारी कैलकुलेशन के मुताबिक कितने करोड़ का नुकसान सरकारी खाते में हुआ है। तो ये ऑडिटर्स ने अपनी रिपोर्ट दोबारा से फ्रेम की
और फ्रेम करने के बाद बताया कि 1.75 लाख करोड़ का घोटाला हमारे सामने है। इसका एक और परफेक्ट एग्जांपल बना कोलगेट स्कैम। कोलगेट स्कैम कौन सा स्कैम है? ये पेप्सोडेंट कोलगेट स्कैम, ये वाला है क्या? नहीं, कौन सा? कोलगेट का मतलब क्या? कोयला घोटाला। कोयले के जो ब्लॉक्स थे कर्नाटका के अंदर, उड़ीसा के अंदर, उन्हें सस्ते दामों पर दे दिया गया था। अगेन जब स्कैम सामने आया तो ऑडिट रिपोर्ट आई, कैग ने कहा कि नहीं मुझे ऑडिट रिपोर्ट स्वीकार नहीं है। अगेन विनोद रॉय बैठे थे वहां, विनोद रॉय ने कहा मुझे रिपोर्ट स्वीकार नहीं है। उन्होंने दोबारा से ऑडिट करवाया, दोबारा से ऑडिट हुआ तो रिपोर्ट फिर आई, कैलकुलेशन करके पता लगाया गया 2 लाख करोड़ का वो स्कैम था, 2 लाख करोड़। तो यानी कि कैग को जब आप ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करते हो तो कैग के पास अधिकार क्या है? पहला, वो चाहे तो ऑडिट रिपोर्ट दोबारा से बनवा सकता है। दूसरा, वो चाहे तो उस ऑडिट को दोबारा करवा सकता है। और तीसरा, वो चाहे तो पूरा ऑडिट दोबारा ना करवाकर उसको छोटे छोटे टुकड़ों में, कोई सैंपलिंग नाम सुना? सैंपलिंग, 1000 चीजें चेक हुई पहले, अब उनमें से कोई 10 चीजें दोबारा से रीचेक करवा सकता है। इसे कहते हैं टेस्ट चेक। क्या कहते हैं? टेस्ट चेक, यानी कि सैंपलिंग करवा सकता है दोबारा से। तो ये कैग के अधिकार है। 143 सबसेक्शन 6 के अंदर लिखे गए हैं, लिखेगा C&AG shall within 60 days of such report have right to G conduct supplementary audit सप्लीमेंट्री ऑडिट का मतलब भाई दोबारा से ऑडिट करो। कमेंट अपॉन ऑडिट रिपोर्ट और supplement such audit report। दोबारा ऑडिट, सप्लीमेंट मतलब दोबारा से ऑडिट रिपोर्ट, दोबारा ऑडिट, दोबारा से ऑडिट रिपोर्ट, मेंबर दोबारा डिमांड करते हैं कि मतलब हमें स्वीकार नहीं है, वो कह सकते हैं कि हमें ऑडिट रिपोर्ट स्वीकार नहीं है, जिसकी वजह से जनरल मीटिंग में वो रिपोर्ट एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। तो जनरल मीटिंग तब तक खत्म नहीं हो सकती एजीएम, तो वहां पर फिर दोबारा ऑडिट करवाया जा सकता है और कोई ऑप्शन नहीं है। चलिए, और ऑडिटर को भी हटाया जाएगा फिर। तो हो गया यहां तक? चलिए लिखिएगा कमेंट बाय C&AG to be sent by company to every person entitled under section 136 and also be placed before AGM। पढ़ के देखिए और बताइए कोई भी दिक्कत? कैग अपनी रिपोर्ट किसे भेजेगा? अपने कमेंट्स के साथ मेंबर्स को, जो एजीएम में पढ़े जाएंगे। एवरी पर्सन एंटाइटल्ड अंडर सेक्शन 136 कौन है? हर वो व्यक्ति जिसे 136 के अंदर
फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिसीव करने का अधिकार होता है, यहां पे लिख लीजिएगा अपने एनालिसिस के लिए, that is person entitled to financial statement, person entitled to financial statement, ये कौन कौन होते हैं इसमें? मेंबर्स, डिबेंचर होल्डर्स, डायरेक्टर्स, लो जी ये लोग आते हैं यहां पर। तो कैग के कमेंट के बाद ये रिपोर्ट फॉरवर्ड कर दी जाएगी इन लोगों को और एजीएम में भी रखी जाएगी। हमने अभी बात की थी टेस्ट ऑडिट की थी, दोबारा से सैंपलिंग चेक किया जा सकता है। यस 143(7) में चर्चा का मुद्दा है। हटा दो इसे, हटा दो। आइएगा 143 सबसेक्शन 7, 143 सबसेक्शन 7। कितने सबसेक्शन है? अच्छा इससे फर्क क्या पड़ेगा? 12 बस। सबसेक्शन 7 C&AG में by order cause टेस्ट ऑडिट। टेस्ट ऑडिट का मतलब डेट इज सैंपल चेक। तो ये हुआ हमारा सबसेक्शन 7। नाउ कम टू सबसेक्शन 8। किसी कंपनी की कितनी ब्रांच हो सकती है? क्या कोई नंबर पे लिमिट है? नहीं। तो ऑडिट ऑफ ब्रांच ऑफिस, तो ब्रांच का ऑडिट कौन करता है? कंपनी का मेन ऑडिटर या किसी और को भी पकड़ा जा सकता है? हाँ जी, एक ही मेन ऑडिटर ही ब्रांच का ऑडिट करेगा। क्या ऐसा रूल बनाऊं या मैं कह सकता हूं ब्रांच ऑडिटर कोई और भी कर सकता है और वो अपनी रिपोर्ट मेन ऑडिटर को सबमिट करेगा? आपके अनुसार कौन सा सही लग रहा है? सेकंड वाला, क्योंकि एक ऑडिटर कहां कहां भटकेगा। और दूसरी बात, क्या ब्रांच इंडिया में ही हो सकती है या आउटसाइड इंडिया भी हो सकती है? आउटसाइड इंडिया में ऑडिटर कौन रहेगा? क्या सेम या इसी देश का प्राणी या फिर दूसरे देश का प्राणी? क्या इस देश का प्राणी भी हो सकता है? क्या खुद मेन ऑडिटर भी हो सकता है? क्या दूसरे देश का भी हो सकता है? यस। मतलब क्या पढ़ाते यहीं पे हैं, बाकी नहीं पढ़ाते विदेशों में? वो ज्यादा ढंग का कोर्स है उनका। ये तो फिर भी क्या है, क्वेश्चन में क्या आता है? क्वेश्चन आते हैं बताओ पेनल्टी का अमाउंट बताओ, वो तो कभी पूछे ही नहीं ये चीजें। पेनल्टी का अमाउंट बताओ, वहां केस स्टडीज आती हैं, बस केस स्टडीज। ये तो अब शुरू हुई है केस स्टडी अभी। क्या अभी शुरू हुई है बस? अभी तो कैसे कैसे केस, क्या लड्डू लड्डू से केस उठा रहे हैं बताओ? ऐसे थोड़ा ना, मैं कह रहा हूं आपके टैलेंट को चुनौती दे रहे हैं। इफ लोकेटेड इन इंडिया, बच्चा अगर जान देगा तभी जाके कुछ बनेगा। क्या बनेगा? भूत? नहीं, एग्जाम का लेवल है ही कहां।
मतलब मैं वैसे नहीं बता रहा, मैं वैसे बता रहा हूं, मतलब मैं टीचर के नाते नहीं बता रहा, वैसे बता रहा हूं कि जो इंटरनेशनल लेवल के पेपर है उनसे भी अब एग्जाम का लेवल बहुत कम है। नहीं, हम तो डब्बा देके बने थे, हमें तो पास थोड़ा ना होना, हमने डब्बे दे के पास हुए हैं। चलिए, बट वैसे मैं बता रहा हूं, देखा गड़बड़ करवा दी ना तुम लोगों ने। भाई कुछ लिखना था यहां पर यार। ऑडिट टू बी कंडक्टेड बाय, अगर ब्रांच इंडिया में है तो ऑडिट कौन करेगा? क्या विदेशों से पकड़ के लाऊं या अपने देश से ही काम चलाऊं? कंपनी का ऑडिटर, वही जो है एनी अदर पर्सन क्वालिफाइड एज ऑडिटर, यानी कि कोई और व्यक्ति भी कर सकता है, यस कर सकता है। तो ब्रांच ऑफिस अगर ब्रांच इंडिया में लोकेटेड है तो ऑडिट कौन करेगा? कंपनी का ऑडिटर या फिर कोई भी और पर्सन जो कि क्वालिफाइड है एज अ ऑडिटर। बढ़ सकते हैं आगे। अगर ब्रांच आउटसाइड इंडिया है तो विदेशों का अकाउंटेंट या विदेशों का चार्टर्ड अकाउंटेंट, इफ लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, तो ऑडिट बाय कंपनीज ऑडिटर अकाउंटेंट, विदेशों का अकाउंटेंट। अकाउंटेंट मतलब कौन? 12वीं पास या बीकॉम पास? भाई वहां का सीपीए, सीएफए, ऐसे लेवल का व्यक्ति, कोई पपलू टपलू नहीं। पर्सन क्वालिफाइड एज ऑडिटर। अच्छा, यहां पर अकाउंटेंट का मतलब क्या है वैसे? लिख लेना, डेट इज सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट। कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसके अलावा पर्सन क्वालिफाइड एज अ ऑडिटर विद लॉ ऑफ दैट कंट्री। एक और बात बताइएगा, ब्रांच ऑडिटर अपनी रिपोर्ट किसे सबमिट करेगा? मेन ऑडिटर को। लिखिएगा, ब्रांच ऑडिटर टू प्रिपेयर एंड सबमिट his report to main auditor of company. The branch auditor will submit his report to the main auditor of the company. एएस क्या होते हैं? हाँ जी, और इंडियस? तो दोनों में फर्क क्या है, एएस और एनडीएस में? एएस छोटी कंपनी के लिए, एनडीएस बड़ी कंपनी के लिए। ओके। सेक्शन 143 सबसेक्शन 9,
अकाउंट्स बनाता कौन है? मैनेजमेंट या ऑडिटर? मैनेजमेंट बनाता है। आपने कहा एएस का मतलब है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एसए का मतलब क्या है? एसए स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, नाम सुना हुआ है? सुना हुआ है? चलो आधा काम तो खत्म ही हो गया। फिर एएस कौन फॉलो करता है? दोबारा सुन लीजिएगा, एएस कौन फॉलो करता है? हमने कहा एएस फॉलो करता है मैनेजमेंट। एसए कौन फॉलो करता है? ऑडिटर। स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग कहता है कि ऑडिटर चेक करेगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पालन हुआ है या नहीं हुआ। दोबारा बोलता हूं, ऑडिटर चेक करेगा कि स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग का पालन हुआ है या नहीं हुआ। मुझे एक बात बताना, क्या मैं कह सकता हूं कि ऑडिटर स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग कहता है कि आपको चेक करना है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पालन हुआ या नहीं हुआ, इसका मतलब ऑडिटर को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का भी पता होना चाहिए और एसए का भी पता होना चाहिए, हाँ या ना? मैनेजमेंट को किसकी जानकारी जरूरी है? क्या एसए की जानकारी जरूरी है? बट ऑडिटर को किसकी जानकारी जरूरी है? एएस एंड एसए दोनों की। समझ आया कॉन्सेप्ट? कोई दिक्कत? चलिए, तो 143 सबसेक्शन 9 कहता है कि ऑडिटर टू कंप्लाई विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यानी कि ऑडिटर कंप्लाई करेगा, पालन करेगा। किस चीज का पालन करेगा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पालन करेगा। कोई दिक्कत? बढ़ सकते हैं? चलिए, सबसेक्शन 10 और 11 आपके लिए रेलेवेंट नहीं है। आप आइएगा सबसेक्शन 12 के ऊपर, और ये वो सबसेक्शन है जिस पे सवाल ना बना तो बड़ी अजीब बात होगी। पेपर में इस पे सवाल ना बने ये एक अचंभा होगा, क्योंकि सवाल बनना ही बनना है, चाहे आप ऑडिट में हैं चाहे आप लॉ में हैं। हाँ, इस बार भी आया है 4 नंबर, रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड। हाँ, 4 नंबर पक्के हो गए, बाकी 96 ही रह गए बस। अब रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड, ऑडिटर ने फ्रॉड पकड़ लिया तो अब वो क्या करेगा? मेंबर को बताएगा कैसे? फोन कर करके ऑडिट रिपोर्ट में डिस्क्लोज करेगा। फ्रॉड पकड़ लिया, ऑडिट रिपोर्ट में डिस्क्लोज करेगा। उसके बीच में क्या करेगा? क्या वो मैनेजमेंट से पूछेगा कि ये फ्रॉड कैसे हुआ? पूछेगा कि नहीं? यस। रिपोर्टिंग की बात कर रहा है वो। रिपोर्टिंग किसे होगी? एंड में रिपोर्टिंग किसे होगी? एंड में रिपोर्टिंग होगी सेंट्रल गवर्नमेंट को कि देखिए कंपनी में फ्रॉड हुआ है। बट मैं कह रहा हूं कि 1500 रुपए का गबन हुआ तो 1500 रुपए की रिपोर्ट भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगी, तो 500 रुपए नहीं मिल रहे कंपनी में, और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की टीम आएगी चारों तरफ से, घेर लो कंपनी को। ऐसे होगा? नहीं। तो फिर एक लिमिट लगानी चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। यस, कितने लिमिट देखते हैं। सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 रेड विथ रूल नंबर 13। रूल नंबर 13 कहता है कि दिस सेक्शन deals with रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड। ये सेक्शन डील करता है फ्रॉड की रिपोर्टिंग के लिए।
और कहता है कि वेयर ऑडिटर हैज रीजन टू बिलीव that any fraud is being oblique has been committed against company, he shall ensure reporting in prescribed manner. जहां ऑडिटर का ये विचार है कि कोई फ्रॉड कमिट हुआ है अगेंस्ट द कंपनी, then he shall ensure reporting in the prescribed manner. अब वो prescribed manner क्या है? जहां वर्ड prescribe आ जाए मतलब ये बात कहां लिखी गई होगी? रूल्स के अंदर। तो इसलिए हमने रूल नंबर 13 को भी इंक्लूड किया है उसमें। जी सिचुएशन नंबर 1, नहीं खुले में है। इफ अमाउंट ऑफ फ्रॉड इज ₹1 crore and above, अगर फ्रॉड का अमाउंट 1 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा है तो लिखेगा 1 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा। रिपोर्टिंग किसे होगी अब? यानी कि 200 करोड़ 500 करोड़ सब यहां आएंगे। रिपोर्ट किसे होगी? सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो लिखेगा रिपोर्टिंग shall be made to central government through following procedure। जी, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्टिंग होगी थ्रू द फॉलोइंग प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या होगा? पहला, ऑडिटर शैल रिपोर्ट टू बोर्ड ऑब्लिक ऑडिट कमिटी auditor shall report to the board oblique audit committee by not later than 2 days of his knowledge। Seeking their reply within 45 days। हाँ ये कोमा है, लो जी। पढ़ो जी। ऑडिटर शैल रिपोर्ट टू द बोर्ड ऑब्लिक ऑडिट कमिटी। सबसे पहले ऑडिटर रिपोर्ट करेगा इस फ्रॉड को, किसको? बोर्ड को और ऑडिट कमिटी को। बट सबसे इंटरेस्टिंग चीज डालिए कब?
मतलब कितने दिन के अंदर रिपोर्ट करेगा? विद इन 2 days ऑफ हिज नॉलेज। बहुत बढ़िया। नॉलेज, नॉलेज का मतलब जिस दिन उसे फ्रॉड का पता लगा। ये कौन सा दिन होगा? सब कुछ ऑडिटर के हाथ में है। आपकी और मेरी बड़ी अच्छी बनती है, आप मैनेजमेंट है, मैं ऑडिटर हूं, बड़ी अच्छी सेटिंग है हम दोनों की, सब चल रहा है। आप गोरख धंधे किए जा रहे हो, मैं कह रहा हूं चल चल चला, कोई दिक्कत नहीं। एक दिन आपकी मेरी लड़ाई हो गई, मैंने कहा ले लिया पंगा? आपने कहा हाँ। मैंने कहा आप देख, मैंने एक लेटर आपको लिखा, सभी ने निवेदन यह है कि मैंने फ्रॉड पकड़ लिया है और मुझे इसकी जानकारी कल ही हुई है। अगर मैं कह रहा हूं कल ही हुई है तो क्या ऑडिटर की बात को चैलेंज किया जा सकता है? नहीं। वो जब कहेगा तभी, और 2 दिन के अंदर लेटर डाल देगा, हो गया काम। तो आप हो कि नहीं पावरफुल प्राणी? बड़े ही, मैं कह सकता हूं जबरदस्त प्राणी आप लोगों को बनाया जा रहा है। तो 2 दिन के अंदर अंदर, जिस दिन आपको फ्रॉड की जानकारी हुई, आप बोर्ड को एक लेटर लिखोगे और बोर्ड को वक्त दोगे कितने दिन का? 45 दिन का, कि जवाब दो, जवाब दो। अब बोर्ड क्या करेगा? या तो जवाब देगा या देगा ही नहीं। नहीं देगा तो भी मरेगा, देगा तो भी मरना पक्का है। कंसिक्वेंसेस, अरे पूछ मत। शादी का सबसे पहला कार्ड इसी को ही दिया जाता है, कि नाराज ना हो जाए। जीजा जी हैं, जीजा जी। कंसिक्वेंसेस आफ्टर नोटिस टू द बोर्ड ऑब्लिक ऑडिट कमिटी। शायद बोर्ड रिप्लाई करे या शायद ना करे। मैंने कहा जी इफ रिप्लाई रिसीव्ड, इफ रिप्लाई रिसीव्ड, अगर रिप्लाई आ गया तो ऑडिटर सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या क्या भेजेगा? ऑडिटर shall forward the following to CG within 15 days of receipt of reply, of such reply. क्या क्या भेजेगा? उसकी फाइंडिंग्स, हिज रिपोर्ट, बी रिप्लाई बाय द बोर्ड और ऑडिट कमिटी, बाय बोर्ड ऑब्लिक ऑडिट कमिटी, थर्ड comment on such reply, comment on such reply। comment on such reply का मतलब भाई उनके जवाबों पर ऑडिटर के सवाल, कि भाई उसके जवाबों से मैं संतुष्ट नहीं हूं, ये बात ऑडिटर कहेगा। चलिए, ये तो तब है जी रिप्लाई रिसीव हुआ तब। अगर रिप्लाई रिसीव ही ना हुआ तो कितने दिन तक इंतजार किया जाएगा रिप्लाई का, कि देखना वो आएगा, वो जरूर आएगा? 45 डेज। और 45 डेज के बाद अगले कितने दिन के अंदर भेज दिया जाएगा? 15 डेज। तो लिखिएगा इफ नो रिप्लाई रिसीव्ड, इफ नो रिप्लाई रिसीव्ड, अगर कोई रिप्लाई रिसीव ही नहीं हुआ तो लॉ कहता है कि ऑडिटर टू फॉरवर्ड टू सीजी his report
क्योंकि रिप्लाई तो आया नहीं, तो रिप्लाई जाएगा ही नहीं। कमेंट ऑन सच रिप्लाई भी नहीं जाएगा, क्योंकि आया ही नहीं तो जाएगा क्या, तो केवल रिपोर्ट जाएगी। एनी सच report to CG by auditor shall be sent to, हाँ किसके नाम, ये प्रेम पत्र किसके नाम जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम। सेंट्रल गवर्नमेंट में किसके नाम, सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, आईएएस लेवल का व्यक्ति है ये। सेक्रेटरी का मतलब क्या, कंपनी सेक्रेटरी, सेक्रेटरी जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का व्यक्ति, आईएएस लेवल का व्यक्ति, कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस। ये रिपोर्ट कैसे भेजी जाएगी, आरओसी को कैसे भेजी जाएगी, थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट, ऑब्लिक स्पीड पोस्ट, टू बी फॉलोड बाय ईमेल। क्या ईमेल करनी जरूरी है क्या, हाँ। ईमेल करनी जरूरी है जी, ईमेल तो होगी ही होगी। ठीक हो गई इतनी बात। आगे रिपोर्ट जब आप भेजोगे, रजिस्टर्ड पोस्ट करोगे तो कैसे करोगे, कौन सा पेपर उठाओगे रजिस्टर्ड पोस्ट के लिए, पतंग वाला पेपर या ग्लास पेपर, क्लासमेट का पेपर, शाबाश। रजिस्टर में से फाड़ोगे या फटाफटाया लाओगे, स्पाइरल वाला उठाओगे, शाबाश, बिल्कुल बहुत सही बात, शाबाश, ज्ञान की गंगाएं बह रही हैं। रिपोर्ट शैल बी ऑन लेटर हेड ऑफ ऑडिटर। तो किसके ऊपर जाएगी रिपोर्ट, ये लेटर हेड। लेटर हेड सुना है, देखा है, आपके घर सीए इंस्टीट्यूट का कभी लेटर आया है, नहीं है, तो कभी तो घूमते फिरते लेटर दिया होगा उन्होंने कोई, अबे सीए में एडमिशन लिया होगा तब तो लेटर आया होगा कि एडमिट हो चुके हो। अच्छा आजकल मेल आ रही है, वाह, तो कोई सौभाग्यशाली है ही नहीं जिसे लेटर मिला हो। चलो छोड़ो, मैं ये बताना चाह रहा हूं लेटर हेड क्या होता है, क्या होता है लेटर हेड, नाम लिखा होता है। मान लो मेरे लेटर हेड पे क्या लिखा होगा, मेरा नाम लिखा होगा और कॉन्टैक्ट डिटेल और क्या मैं कह सकता हूं मेरा नाम, मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल, मेरा एड्रेस, ये सब कुछ आएगा बस। रिपोर्ट शैल बी ऑन द लेटर हेड ऑफ द ऑडिटर कंटेनिंग address by containing address comma email comma contact details and membership number and membership number। और आगे बढ़ते हैं। ये रिपोर्ट एक प्रेस्क्राइब फॉर्म के अंदर होगी जिसका नाम है
report shall be in prescribed format, that is ADT4. ADT stand for audit and auditor या audit या auditor, फॉर्म नंबर 4। तो 1 करोड़, हाँ वही वाला, 1 करोड़ और उससे ऊपर के फ्रॉड का तो हमने देखा। अगर फ्रॉड का अमाउंट 1 करोड़ से नीचे है तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट को परेशान करोगे क्या? नहीं। सिचुएशन नंबर 2, तो कहां जाओगे अगर 1 करोड़ से नीचे का फ्रॉड है तो? स्टेट गवर्नमेंट। वाह 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 वाह। इफ अमाउंट ऑफ फ्रॉड is less than ₹1 crore, क्या स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएंगे? केवल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास जाना कि लो जी आपकी कंपनी में गड़बड़ है, वो कुछ करें तो ठीक है, ना करें तो ऐसी तैसी कराएं। बट स्टेट गवर्नमेंट, तुम्हें क्या लगा स्टेट गवर्नमेंट मतलब स्टेट गवर्नमेंट हमारी बहुत जबरदस्त है जैसे? वाह। हाँ अपना केजू। मुझे याद है स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्पल कितने जबरदस्त बनते हैं। कुछ समय पहले यूपी में एक सरकार हुआ करती थी, तो अब नहीं, आई डोंट वांट टू नेम। तो यूपी में वो सरकार हुआ करती थी, उन्होंने क्या किया, अपने जो सरकार में मंत्री थे उस 18 या 19 मंत्रियों को दुबई भेजा। सेंट्रल गवर्नमेंट से सारा खर्चा मांगा कि इनके जाने का, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूछा कि ये किस लिए जा रहे हैं, तो उस टूर का उद्देश्य था कि देश के अंदर लोकतंत्र की जड़ें कैसे मजबूत की जाएं। इसके लिए ये दुबई जा रहे हैं सीखने के लिए कि देश में डेमोक्रेसी को कैसे बढ़ावा दिया जाए। अब ये और बात है कि दुबई के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, तो मुस्कुराइए आप हिंदुस्तान में, यहां पर यही हो सकता है। उससे कई साल पहले एक और गवर्नमेंट थी उसी यहीं पे इसी प्रदेश में, वहां क्या हुआ था वो तो और भी जबरदस्त। उन्होंने वर्ल्ड बैंक से लोन मांगा, वर्ल्ड बैंक ने लोन दिया, मतलब कह दिया दे देंगे, एंड टाइम पे मना कर दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूछा भाई ऐसे कैसे, हम इतना चंदा देते यूनिसेफ वगैरह में, हमारी स्टेट गवर्नमेंट को तुमने लोन नहीं दिया? उन्होंने कहा हम बताते, आओ आओ बताते हैं। ये तुम्हारी स्टेट गवर्नमेंट, ये हमें कह रही है कि वर्ल्ड बैंक हम आपसे लोन लेने के लिए तैयार हैं। वाह, हम आपसे लोन लेने के लिए तैयार हैं, मगर शर्त है कि लोन का इतना % हमारे पार्टी फंड में देना पड़ेगा। वो बंदा तुम्हें लोन दे रहा है और तुम कह रहे हो कि लेंगे तब जब तो इतना हमारे पार्टी फंड में भी देगा। मुस्कुराइए, आप हिंदुस्तान में हैं। तो ऐसी स्टेट गवर्नमेंट के भरोसे छोड़ दूं? चलो जी, if amount of fraud is less than ₹1 crore, उसका राज चले ना तो वो देश की भी रजिस्ट्री गिरवी रखवा देगा। नहीं वैसे वो ठीक है। ऑडिटर टू सबमिट his report to audit committee / BOD within 2 days of his knowledge, stating nature, approximate amount
parties involved. लो जी, सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड में से एक कॉन्सेप्ट 143 सबसेक्शन 12, ये आपका 143 खत्म होता है जी। ACCA ना एक ऑल्टरनेट कोर्स है जो कि अब यूरोपियन कंट्रीज में चल रहा है। कई यूरोपियन कंट्रीज में इसे एक्सेप्ट किया जा रहा है। महंगा कोर्स है मगर डिमांड मल्टीनेशनल कंपनीज में इस कोर्स की है। इक्विवेलेंट टू सीए है, बट इंडिया में इक्विवेलेंट टू सीए बनने नहीं दिया जाएगा क्योंकि हमारा ICAI ना बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग लॉबी है, तो इनको खड़ा होने नहीं देगी अपने पैरों पर। अदरवाइज यूरोपियन कंट्रीज में तो ACCA की बड़ी डिमांड है, अच्छी डिमांड है। चलिए, सेक्शन 144, बट आई वुड हाईली रिकमेंड कि सीए क्लियर करो, क्लियर करते ही इमीडिएटली कनाडा का एग्जाम दो, 3 एग्जाम क्लियर करो, या ऑस्ट्रेलिया का एग्जाम दो, 4 एग्जाम क्लियर करो और निकल लो। हाँ, बस 4 एग्जाम है। वैसे 18 पेपर होते हैं, बट सीए करते ही आपके बाकी एग्जाम हो जाते हैं। नहीं, वहां जाना पड़ेगा। 3 दिन में 3 पेपर है, 3 दिन के लिए कनाडा घुमाओ और क्या, या 1 हफ्ते के लिए ऑस्ट्रेलिया का टूर लगाना, बस और क्या। बट आई वुड हाईली रिकमेंड, वो बता देंगे वहीं पर, वहां सब्जेक्ट नहीं होता ऐसा, वहां सारे सब्जेक्ट मिलके 3 केस स्टडी बनेंगे 3 दिन में। ऑडिटर नॉट टू रेंडर, ये सीए करने के बाद इमीडिएटली कर लोगे तो ज्यादा फायदा होता है। उससे फायदा क्या होता है, क्योंकि ना आपको उस टाइम IFRS वगैरह इन सब का ज्ञान होता है। उसमें पेपर नॉर्मली कौन से होते हैं, IFRS का, SFM का और ऑडिट का, 3 पेपर मिला के केस स्टडी बनती है। तो इसलिए सीए करते ही कर लो, क्योंकि IFRS बाद में भूल गए तो दिक्कत हो जाएगी। मैं तो कहता हूं इमीडिएटली कर लेना चाहिए। ऑडिटर नॉट टू रेंडर सर्टेन सर्विसेज, कुछ ऐसी सर्विसेज होती हैं जो कि ऑडिटर को सख्त मना है कि बेटा आप नहीं करोगे ये वाली सर्विसेज। क्यों नहीं करोगे? सोचो कौन सी सर्विस इसमें होनी चाहिए। अकाउंट्स बनाना, अकाउंट्स भी ये बना रहा है, चेक भी ये कर रहा है। मैं कह रहा हूं पेपर लिखने के बाद अपना सीए का तुम ही चेक कर रहे हो, फेल हो जाओगे क्या? नहीं नहीं, मैं कहता हूं अपने ऊपर कितना भी खुंदक आ रही हो तो भी 70 दे बैठोगे, और अगर मोहब्बत आ रही हो अपने ऊपर तो 100 क्रॉस होने का डर होगा। तो फिर हाँ, राइटिंग के भी मार्क्स मिलेंगे वहां तो क्या मेकर ही चेकर हो सकता है? तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ये नहीं कर सकता। मैंने कहा जी बुक कीपिंग का काम नहीं कर सकते, और इंटरनल ऑडिट का काम ये कर सकता है? नहीं। तो इसी काम को तो उसने चेक करना है, तो फिर वो ये काम कैसे कर सकता है? तो फिर कौन कौन से काम नहीं कर सकता, तो लिखना शुरू कीजिएगा। ऑडिटर to render only such services as are approved by board / audit committee. Auditor shall not provide any of the following services to company where he is engaged as auditor. Auditor shall not provide any of the following services to the company where he is engaged as an auditor. हाँ जी,
पहला इंटरनल ऑडिट, दूसरा बुक कीपिंग, मतलब अकाउंट्स वगैरह बनाना, तीसरा एक्चुरियल, फॉर एग्जाम्पल वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, फोर्थ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, फिफ्थ मैनेजमेंट सर्विसेज, सिक्स्थ एडवाइजरी सर्विसेज, सेवेंथ डिजाइन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, एट्थ others as prescribed, others as prescribed, पढ़ो जी। कौन कौन सी सर्विसेज ऑडिटर के लिए मना है? शुरू करूं? इंटरनल ऑडिट नहीं कर सकता, रीजन बताते जना क्यों? इसी के ऊपर तो उसने रिपोर्ट करना है। बुक कीपिंग नहीं कर सकता, इसी के ऊपर तो रिपोर्ट करना है। वैल्यूएशन नहीं कर सकता, वैल्यूएशन क्यों नहीं? इसका काम होता है चेक करना कि ये काम ठीक हुआ है या नहीं। वैल्यूएशन जब एंटिटी करेगी तो उस वैल्यूएशन पे एक कमेंट देता है कि ये वैल्यूएशन प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू इतनी है, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू सही निकाली गई है या नहीं, इसका कमेंट करना इसका काम होता है। तो जिस चीज पे तुमने कमेंट करना है वही काम ही तुम कर रहे हो, क्या ये गलत नहीं है? तो इसलिए नहीं कर सकता। एक्चुरियल का मतलब होता है वैल्यूएशन करना, ठीक है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का मतलब क्या है? अमैलगमेशन, फॉर एग्जाम्पल अमैलगमेशन वगैरह के डिसीजन अगर हुए, इसका काम यह देखना है कि अमैलगमेशन में कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई, इसका काम अमैलगमेशन करवाना नहीं है। तो एज एन ऑडिटर आप अमैलगमेशन में इन्वॉल्व नहीं हो सकते, आपका काम यह देखना है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई। सब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का अमैलगमेशन पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई होते हैं, यस। फाइनल के अंदर पढ़ोगे, सीए फाइनल के अंदर सारे अमैलगमेशन, पूरा अमैलगमेशन का चैप्टर है लगभग 70 नंबर का सीए फाइनल में। तो फिर सॉरी इंटर सेकंड ग्रुप में है शायद, हाँ इंटर सेकंड ग्रुप एंड फाइनल दोनों में मिला के। तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की अगर मैं बात करूं तो अमैलगमेशन पर कमेंट करना कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पालन हुआ है कि नहीं, वो इसका काम होता है, ये खुद नहीं कर सकता। मैनेजमेंट सर्विसेज, फॉर एग्जांपल डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग, अगर डिसीजन मेकिंग ये करने लग जाएगा तो फिर ये चेक क्या करेगा? मैनेजमेंट की जगह अगर डिसीजन ये लेगा तो फिर चेक क्या करेगा? उन्हीं चीजों पे कमेंट करना तो तेरा काम है,
कि मैनेजमेंट ने जो डिसीजन लिया है वो सही है या गलत है, इस चीज पे कमेंट करना तो इसका काम है। एडवाइजरी सर्विसेज, मैनेजमेंट को एडवाइस देना, क्या ये काम ये कर सकता है? नहीं। अगेन बेटा, तेरा काम केवल चेक करना है कि जो कंपनी ने किया है उसका क्या गलत है या सही है या कहीं फ्रॉड तो नहीं हुआ, ये काम। एडवाइस देना तेरा काम नहीं है मैनेजमेंट को। मैनेजमेंट कंसल्टेंसी नहीं कर सकता। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम डिजाइन करना, इसका मतलब अपॉइंटमेंट ऑफ स्टाफ, अपॉइंटमेंट ऑफ अकाउंटिंग स्टाफ। मम्मे के लड़के को वहां लगा दिया है, चाचे के लड़के को भी वहीं लगवा दिया है, सब मिलजुल के काम कर रहे हैं। क्या ये गलत नहीं है? गलत है। कंपनी के सारे अकाउंटेंट आपने ही लगाए हैं, सारा सिस्टम आप ही ने डिजाइन किया है, ये क्या है? कमेंट क्या दोगे फिर? तो इसलिए हर वो सर्विस मना है जिनके ऊपर ऑडिटर को काम करना होता है, लेटर ऑन कमेंट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, आंखें बंद करके एक बार रिकॉल करना कौन कौन मना है। इंटरनल ऑडिट, बुक कीपिंग, वैल्यूएशन या एक्चुरियल, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, डिजाइन ऑफ द इंफॉर्मेशन सिस्टम, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम मत लिखना, वो तो हो जाएगा कि आईटी सेक्टर, नहीं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम। और लास्ट, अदर्स एज में बी प्रिस्क्राइब। तो ये था जी हमारा सेक्शन 144। सेक्शन 144 लिख लेना, यहां पर एक पॉइंट लिख लेना, कमेंट लिख लेना। all these things, all these functions are restricted since auditor need to make comment on them. क्योंकि भैया ऑडिटर को इन्हीं के ऊपर ही तो कमेंट देना है, और वही ये काम करने लग जाएगा तो क्या रहेगा? कुछ भी नहीं। हटा दूं? लिखिए सेक्शन 145। सेक्शन 145। तो मैं क्लास अगले 10 मिनट में खत्म कर दूंगा, मेरी फ्लाइट है आज, मुझे निकलना है थोड़ा जल्दी। बैंकॉक जा रहा हूं, ऐसी की तैसी नालायक हो। कहां जा रहे हो? उज्जैन जा रहा हूं। चलें आगे, चलें। सेक्शन 145। कमाल हो गई, इसे क्या समझ आ गया है साहब? ऑडिटर टू साइन ऑडिटर्स रिपोर्ट। बहुत बहुत मुबारक हो, सेक्शन खत्म हुआ, बस इतना सही है। ऑडिटर रिपोर्ट को साइन कौन करेगा? दैट्स इट। सही में और कुछ नहीं है। मेरी तरफ ऐसे मत देखो, पोपली कहीं तो छुड़वा तो नहीं रहा। नहीं, सही में कुछ नहीं है। चलिए सेक्शन 146। ऑडिटर टू अटेंड जनरल मीटिंग। मुबारक हो।
ऐसी की तैसी खत्म। ऑडिटर टू अटेंड जनरल मीटिंग। कौन सी जनरल मीटिंग, एजीएम या ईजीएम या दोनों? अगर एजीएम होता तो लॉ लिखता है एनुअल जनरल मीटिंग, ईजीएम में तो लॉ लिखता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। लॉ ने लिखा जनरल मीटिंग, तो इसका मतलब एक या दो? दोनों। अनलेस अदरवाइज एग्जम्प्टेड। इसका मतलब क्या है अनलेस अदरवाइज एग्जम्प्टेड? अनलेस अदरवाइज एग्जम्प्टेड, मान लीजिए ऑडिटर के घर पे कोई दुर्घटना घट गई है, तो क्या उसे लीव प्रदान की जा सकती है, परमिशन दी जा सकती है? कोई दिक्कत नहीं। यस, जब तक मैनेजमेंट या कंपनी एग्जम्प्ट न करे। फॉर एग्जाम्पल, एक्सीडेंट या पर्सनल प्रॉब्लम ऑफ ऑडिटर या विद ऑडिटर, मैं कह सकता हूं सडन पर्सनल प्रॉब्लम विद ऑडिटर। ऑडिटर to attend meeting either in person or through authorized representative। अच्छा, यहां ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव आना चाहिए या लीगल रिप्रेजेंटेटिव? सोचने में टाइम ऐसे लग रहा है नलायक को, लीगल रिप्रेजेंटेटिव आता है मरने के बाद। तो यहां लीगल रिप्रेजेंटेटिव या ऑथराइज्ड? ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव हु shall also be चार्टर्ड अकाउंटेंट, यानी कि या तो खुद जाओगे या किसी और को भेजोगे। जिसको भेजोगे वो कौन होना चाहिए? वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए। कौन सा? डेथ। अगर ऑडिटर की डेथ हो जाए तो क्या होगा जी? अच्छा, मैं अगर ऑडिटर हूं, मेरी डेथ हो गया तो मेरा छोटा पोपली जाएगा, उसको वहां समझ आएगा जनरल मीटिंग में क्या हो रहा है, कैजुअल वैकेंसी हो जाएगी। बिल्कुल ठीक, तो ऑडिटर नया अपॉइंट करना पड़ेगा ना। चलिए आगे लिखेगा, इन जनरल मीटिंग ऑडिटर shall have the right to be heard on any part which concern him as auditor। तो क्या जनरल मीटिंग के अंदर ऑडिटर हर मुद्दे पर अपनी टांग अड़ा सकता है? नहीं। कहां पर अड़ा सकता है? जी, कौन से मुद्दे पर वो अपनी टांग अड़ा सकता है?
जहां पर वो कंसर्न्ड होगा। अच्छा, वो कंसर्न्ड कहां पर होगा? ऑडिटर कंसर्न कहां पे होगा? कुछ गलत हो रहा हो। जनरल मीटिंग में क्या लोग एक दूसरे को मार रहे हो, पीट रहे हो, तो वो गलत हो रहा हो तो बीच में कूदेगा, नहीं नहीं तुम्हें मेरे ऊपर से जाना होगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑब्वियसली कंसर्न हिम एज एन ऑडिटर, मतलब उसने ऑडिट रिपोर्ट लिखी है। ऑडिट रिपोर्ट किस चीज पे लिखी है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर। तो यानी कि जब जब एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर पहला मुद्दा कौन सा होता है? कंसिडरेशन एंड एडॉप्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बोलो ना हाँ। तो जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट का लेना देना होगा तो क्या वहां पर ये बोल सकता है? यस। अब अगर मान लीजिए डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट हो रहा है, ये बीच में कूद पड़ा, मैं कहूं इसको मत बनाओ, ये ऐसे मजे ले सकता है बीच में? तेरा क्या काम है? तेरा क्या काम है उसमें कि वो ऑडिट डायरेक्टर किसे बना रहे हैं? तो क्या बीच में कूद सकते हो? बिल्कुल नहीं। तो इन जनरल मीटिंग ऑडिटर शैल हैव द राइट टू बी हर्ड ऑन एनी पार्ट विच कंसर्न हिम एज एन ऑडिटर। लिख लीजिएगा फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आज हम यहीं पर इसका समापन करते हैं। सेक्शन 147 केवल लॉ के लिए रेलेवेंट है, जो कि आपको आपके एलएमएस पर आ जाएगा। सेक्शन 147, इसकी क्लिपिंग। सेक्शन 143 सबसेक्शन 3, सेक्शन 147 एंड सेक्शन 148 ये ऑडिट के लिए रेलेवेंट है। लॉ में नहीं। 143, 147 एंड 148 ऑडिट के लिए रेलेवेंट है, जिसे हम ऑडिट के टॉपिक्स में शुरू करेंगे। फिलहाल आज आप जा सकते हैं, आपसे पहले मुझे जाना है, आप जा सकते हैं। अब केवल वो बच्चे जरा रुक जाना जिन्होंने ऑडिट लिया हुआ है, बाकी निकल जाना। ऑफ कर दो जी क्लास।